2023 में IBPS RRB की 9,000 वैकेंसीज आई थी, जिसके लिए लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। उसमें से लगभग 1,80,000 स्टूडेंट्स मेंस के लिए अपेयर होंगे एंड फाइनली सिर्फ मेंस क्वालिफाई होने के बाद लगभग 9,000 लोगों को फाइनली जॉब लेटर हाथ में मिलेगा। ओके, मैं ये मानता हूँ जो लोग आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचे हो, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्पीड, उनकी नॉलेज लगभग सेम है। शायद किसी को कुछ पॉइंट्स ज़्यादा पता होंगे, किसी को कम पता होंगे, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में परफेक्ट होगा, कोई किसी सेक्शन में थोड़ा सा कम परफेक्ट होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो सबका नॉलेज बेस सेम है। सब लोग आप प्रीलिम्स अगर क्रैक करके आए हो तो आपका नॉलेज बेस एक जैसा ही है, लेकिन मेंस में जाते वक्त आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो नॉलेज बेस है वो काफ़ी नहीं है। मेंस एग्जाम सॉल्व करने का अपने आप में एक तरीका होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज बेस के ऊपर मेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एक सर्टन लेवल ऑफ अप्रोच चाहिए, एक सर्टन लेवल ऑफ अटेंशन चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए कि प्रीलिम्स आपसे क्या डिमांड करती थी, मेंस एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है। ओके, तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि आपके IBPS RRB के आने वाले मेंस में आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किस तरीके से कंपोजिट टाइम, ये जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है RRB की एग्जाम में। आप अगर IBPS क्लर्क, PO, RBI कोई भी एग्जाम देखोगे तो आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। ओके, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है, कुछ एडवांटेजेस भी है, लेकिन कंपोजिट टाइम जो आपको RRB में मिलने वाला है उसका क्या फायदा आपको उठाना है, कैसे उसका यूज करना है आपकी स्ट्रेंथ के लिए, वो आज हम इस सेशन में जानेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी मेंस में क्या क्या पूछे जाएगा। आपके मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रीजनिंग, जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगभग 50 मार्क्स 50 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ओके, देन इफ यू लुक एट जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क के लिए होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज, 40 फॉर 40 मार्क्स। कंप्यूटर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं, आ ही जाएगा, हमने तो कंप्यूटर किया ही है, मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। कंप्यूटर आपका स्कोरिंग टॉपिक है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। 40 क्वेश्चन है सिर्फ 20 मार्क के लिए, लेकिन ये 20 मार्क भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन चीज़ों के है। ओके, ये तो होगी मोटी मोटी बात। अब आपको कंपोजिट टाइम का क्या इस्तेमाल करना है, ये अगर एक बात समझ जाओगे आपकी कंपोजिट टाइम यहाँ पे कैसे फ़ायदा उठाना है, तो मेंस आपकी 100% क्रैक होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, जो मेंस देने के लिए आपके साथ हॉल में बैठे हैं, उनका भी वही नॉलेज बेस है, वो भी प्रीलिम्स क्रैक करके आए हैं, आपके जितना ही उनके पास नॉलेज है। तो आपको कुछ अलग तरीके से एग्जाम में अप्रोच रखना पड़ेगा, तब जाके आप उनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपके इन मेंस के टॉपिक्स में से 5 टॉपिक्स में से सिर्फ 2 ही ऐसे टॉपिक है जहां पे आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप अगर मैथ्स देखोगे तो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड वन इज रीजनिंग। ओके, तो मैं चाहूंगा आप इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम अलॉट करो। ओके, कंपोजिट टाइम का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आप अगर एक बार लेट से मैथ्स सॉल्व करने बैठ गए तो आप वहीं पे अटक जाओगे, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे एंड यू विल नॉट रियलाइज कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। ओके, तो इस वजह से आपको टाइम अलोकेट करना है अपने दिमाग में, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। एग्जाम में तो आपको कोई बताने भी नहीं वाला है कितना टाइम हुआ है, 2 घंटे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये दोनों मिलके मैं चाहूंगा कि आप लगभग लगभग अगर आप मतलब मैं कहूँगा मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 1 आवर एंड 10 मिनट्स। ओके, और ये 1 घंटा कौन लोग कर पाएंगे और 1 घंटा 10 मिनट किन लोगों के लिए, वो भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी के जो 3 टॉपिक्स है आपके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि अगर आप
फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपने लैंग्वेज चूज की है, जनरल अवेयरनेस की भी, कंप्यूटर की भी, तो जो लोग रीडिंग करते हैं डेली, जिनका रीडिंग है या फिर आप बुक रीडिंग, कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज इंग्लिश से एसोसिएटेड हो, आप इंटरव्यू सुनते हो, आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, उन लोगों के लिए ये तीनों सेक्शंस कंपैरेटिवली इजी जाएंगे एज कंपेयर टू दोज कि जो लोग इंग्लिश के साथ उतने एसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, तो जो लोग इंग्लिश रीडिंग अच्छे से करते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप कंप्यूटर में जाओ, जनरल अवेयरनेस में जाओ, बेसिकली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, जनरल अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। जैसे आप मैथ्स में, रीजनिंग में कुछ पेन पेपर लेके आप वहां पे थोड़ी कर पाओगे, है ना। तो यू हैव टू मेंटेन रीडिंग स्पीड। अगर आपका रीडिंग स्पीड अच्छा है तो आप जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश तीनों सेक्शन में आप बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये तीन सेक्शन ऐसे है, आइदर यू नो और यू डोंट नो। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ग्रे मार्जिन नहीं है। जैसे कि आपके कॉन्ट के क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नंबर इधर से उधर से उठाना पड़ेगा, परसेंटेज निकालो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें इन तीनों सेक्शंस में नहीं है। ओके, तो जो लोग रेगुलर रीडिंग में हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करो कि इन तीनों का टाइम मिलके कहीं ना कहीं, अगर आप ये तीनों सेक्शंस की, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये तीनों मिलके अगर आप 45 मिनट्स तक इसे खींच पाओ, 45 मिनट्स तक अगर आप इसे खींच पाओ, तो मैं ये मानूंगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकियों से। ओके, अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप ये तीन सेक्शंस जहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है, नथिंग एल्स, आपको ज्यादा कुछ, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको इधर उधर सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो भी आपको ओरली करना है, एज सच कुछ पेपर पेन लेके कुछ काम नहीं होता है ना। तो इन तीन सेक्शंस में अगर आप अपनी रीडिंग अच्छे से रखोगे, आप क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर पाओगे इन प्रॉपर टाइम। और एक बात, एक बार क्वेश्चन पढ़ के जिनको समझ में आता है वो डेफिनेटली अलग लेवल पे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ओके, मैंने ये बहुत बार देखा है जिनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वीक है, इस वजह से एक क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ता है। ओके, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। अगर आप रीडिंग स्पीड मेंटेन करोगे, जो लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि आप इंग्लिश रीडिंग कहीं ना कहीं करते हो, तो वो लोग 45 मिनट्स के अंदर अगर ये तीन सेक्शन सॉल्व कर पाओ, फॉर एग्जांपल जैसे जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन जो एक दो मैक्सिमम 3 लाइन के होंगे, एक क्वेश्चन 3 लाइन का होगा, 3 लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए, ये अगर आप कुल मिला के कहीं ना कहीं 20 मिनट में कर पाओ, ओके, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड इंग्लिश में भी अगेन मैं फिर भी आपको बहुत लिबर्टी दे रहा हूँ कि 20 मिनट मुझे नहीं लगता जनरल अवेयरनेस के लिए किसी को भी लगने चाहिए। एज आई सेड, आइदर यू नो और यू डोंट नो, वहाँ पे और कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज मैं कहूँगा बेसिक होता है, मतलब एज सच वहाँ पे भी कुछ सोचना नहीं है, आइदर यू नो और यू डोंट नो, कि ग्रामर पूछा है आपसे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें, इनके लिए मैं कहूँगा 15 मिनट्स, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बहुत रिकॉल वैल्यू है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये दो मिनिस्टर्स, ये इनमें से कौन है, कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, कौन से स्टेट की क्या करेंसी कैपिटल, ये थोड़ा सा सोचने के लिए मैंने वहाँ पे आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए। ओके, कंप्यूटर तो बॉस देयर इज नथिंग, आपको एनीवे ये मैं चाहता हूँ आप कुछ भी करके ये दोनों सेक्शंस आप इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे भी हैंडल करो, 20 मिनट के अंदर ये दोनों सेक्शन आपके होने चाहिए। ओके, अगर नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश की स्पीड अच्छी नहीं है रीडिंग की, तब क्या करें। ओके, हो सकता है ना, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश की स्पीड खराब है तो जाने दो, पेपर अगली बारी देते, ऐसा तो नहीं करोगे आप, है ना। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करनी पड़ेगी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अगर ये दोनों पेपर आप कुल मिला के 1 घंटे में सॉल्व कर पाओगे, ओके, 1 घंटा, वहाँ पे आपको आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों की आपको स्पीड यूटिलाइज करनी है। मैक्सिमम आपका ब्रेन वहाँ पे एग्जॉस्ट होना चाहिए, यूज करना चाहिए आपको, कि जो भी आपने स्किल्स इतने दिनों में, इतने महीनों में एक्वायर की है, वो सारी की सारी स्किल्स वहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी। देन बचा हुआ टाइम आपको इन 3 सेक्शंस को देना पड़ेगा। ओके, और क्वेश्चंस पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के सॉल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चूज द राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन आप चुनना सीखो।
अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस तरह का मैंने प्रैक्टिस में किया है, मॉक टेस्ट में सॉल्व किया है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पे देखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप हाथ लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं जो कि अभी तक आपने पढ़ाई में देखे ही नहीं है, या फिर आपको पढ़ते वक्त ही लग रहा है कि इसका रेशियो, परसेंटेज या फिर अरेंजमेंट कुछ ऐसा जा रहा है जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसका स्टार्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ओके, सेक्शनल कट ऑफ आपके बहुत कम रहते हैं, इतना ज़्यादा हेवी कट ऑफ होगा नहीं। एंड कंसिडरिंग दिस ईयर, इस साल का एक्सपीरियंस प्रीलिम्स का कंसिडर करते हुए, कोई सोच सकता था कि 46 तक कट ऑफ जाएगा? इतना कम कट ऑफ कभी नहीं रहा है, तो इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली कट ऑफ कम आएगा। अगर आपको लगता है कि पेपर डिफिकल्ट हुआ है पिछले हिसाब से, जो कि मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आप जो लोग मेंस में जा रहे हैं कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा पेपर पे बैठते ही कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो डोंट वेस्ट योर टाइम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। कुछ चुने हुए क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, और ये दोनों सेक्शन मिलके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग मिलके 1 घंटे में अगर आप कर पाओ, तो बाकी का 1 घंटा आपको इन 3 सेक्शंस के लिए अलॉट करना है। ओके, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा, जो लोग अपनी इंग्लिश के लिए कॉन्फिडेंट है, गो फॉर इट। कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम 45-50 मिनट्स में आप ये सब कुछ सॉल्व कर पाओ। अगर नहीं करते हो तो 1 घंटा भी नॉट बैड। ओके, ये मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश को थोड़ा सा रिलीजियसली प्रिपेयर करते हैं। इस एग्जाम में मैंने ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये नोटिस किया है कि आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बैठ जाओगे, उसी दिमाग के साथ आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी लेके बैठ जाओगे। इंग्लिश मैथमेटिक्स नहीं है कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे और प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको एसोसिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू लिसन। ओके, तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो सेफ वे से जाइए, 1 घंटा दीजिए इन तीनों सेक्शंस को, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट एनी लेस इंपॉर्टेंट देन प्रीवियस पॉइंट्स, जनरल अवेयरनेस की जितनी ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। ओके, कुछ पॉइंट्स जो आपको एक्टिव रिवीजन में लाने हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड आपके पॉइंट्स होने चाहिए बजट के। एक्टिव रिवीजन, एक्टिव रिवीजन मतलब आप फॉर एग्जांपल आज की डेट में आरबीआई की जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके हिसाब से रेपो रेट क्या है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वैसे ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको बिना ऑप्शन देखे आनी चाहिए। इसके लिए अगर आप ऑप्शन देखते बैठोगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में जाओगे आप। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बजट का एलोकेशन, फिस्कल डेफिसिट, ऐसे कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि कोई समिट किसी जगह पे हुई है। ओके, तो ऐसे पॉइंट अगर आप रीड भी करते जाओगे तो ऑप्शन से आपको हिंट मिलेगा। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में 100% स्कोरिंग हो सकता है इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ। अगर जनरल अवेयरनेस को लेके अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, उसके लिए राइट डोमेन क्या है ना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसका एक दायरा है, एक डोमेन है, उसके बाहर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वो डोमेन समझ के ही आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। ओके, सो ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम आउट ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्योंकि वहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना है एज सच। ओके, यू हैव टू बी इन टच। अगर जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली दे विल गो फॉर इट। ओके, एंड फाइनली मैं ये चाहूँगा कि ये बात आप अच्छे से समझो, जो भी पर्टिकुलरली मेंस में जाने वाले हैं उनके लिए मैंने ये एक थॉट लिखा है। ओके, एनोनिमस है, वैसे आपके लिए ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा कि एनोनिमस कौन सा है और मेरा कौन सा थॉट है। Every driven individual lives certain period in life which is off balance until he achieves his goal. Okay, जो भी इंसान सक्सेस के लिए भूखा है, कुछ ना कुछ जिंदगी में पाना चाहता है, उसके लिए कुछ ऐसा वक्त होगा, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा एक वक्त आएगा जहाँ पे वो पूरी तरह से ऑफ बैलेंस हो जाएगा। वो अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाएगा, वो अपने दोस्तों के साथ नहीं होगा, वो अपनी मनपसंद मूवीज़ नहीं देख पाएगा, कहीं घूमने नहीं जा पाएगा। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। लेकिन वंस यू डू दैट, अगर आपने ये कुछ 4-6 महीने 1 साल अपना पीरियड
अच्छे से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ, एक तपस्या की तरह अगर आपने किया, तो आपके लाइफ में इस तरह से चेंजेस आएंगे जो कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। जिन लोगों के लिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जिन लोगों के लिए अपनी लाइफ आप बेटर करना चाहते हो, इतने रैपिड तरीके से उनकी लाइफ बेटर होगी सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन की वजह से। आप ये कभी एक्सपीरियंस भी नहीं, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, लेकिन जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे यू विल बी फुलफिल्ड। ओके, ये बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में, जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता, आपको भूख प्यास नींद, अपना म्यूजिक, दोस्त, फैमिली, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है। स्टे फोकस्ड ऑन योर एग्जाम। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम टाइम है, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा टाइम भी है लेकिन कम टाइम है ऐसा मान के चलो। एंड ट्राई टू गिव मोर देन योर 100%, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है पूरी जान लगा दो एग्जाम में, एंड ब्रिंग सक्सेस योर होम, एंड देन यू फील द जॉय। ओके, उसकी एक अलग सी मिठास होती है कि आपने जो जिस चीज़ के लिए मेहनत की अगर वो आप पाओगे, यू विल बी you will be more than happy, you will be blissful। okay, so I wish you all the best guys, कि आप इस एग्जाम में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, ये मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ओके, दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स।